अब क्या देख रहे हैं हम, बहुभुजों का वर्गीकरण उनके आकार के अनुसार। पहले हमने किसके अनुसार किया था, हमने उसकी भुजाओं के अनुसार किया था, उसके शीर्ष के अनुसार, ठीक है। अब हम फिर से बहुभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं, पर किसके आधार पर कर रहे हैं, हम आकार के आधार पर, ठीक है। मतलब किस तरीके का आकार है उस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे। कैसे, बहुभुज के उनके आकार के आधार पर कितने तरीके में उन्होंने वर्गीकृत किया, उन्होंने दो तरीके से, एक तो हुआ अवतल, एक होता है उत्तल, ठीक है। अवतल मतलब जो उसकी जो सतह है उससे, मतलब जो उसकी सतह होनी चाहिए उससे वो थोड़ा अंदर की तरफ है, ठीक है। और उत्तल मतलब वो अंदर की तरफ नहीं है, ठीक। अब देखिए, देखिए जैसे अगर इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा है, कनकेव, है ना। तो केव मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है। मतलब आप अगर इससे याद रखो तो, कि अवतल में क्या होता है, एक गुफा जैसी होती है, मतलब आप अंदर अंदर की तरफ आपको जाने का रास्ता मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि अवतल बहुभुज क्या होते हैं, वो बहुभुज जिसमें कम से कम एक आंतरिक कोण कितने किससे अधिक हो, 90 से अधिक हो, ठीक है। और जो उसके विकर्ण का जो भाग है, कुछ ना कुछ भाग उसका, कम से कम कुछ भाग का हो, बाहरी हो, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब अगर इसको दे दें हम नाम ए बी सी, ठीक है। पहले ही उसने क्या बोला कि थोड़ा अंदर की तरफ होगा, तो देखो ये अंदर की तरफ है ना, ये तो मैं कह रही हूँ, है ना। अगर इसकी अगर पूरी परिभाषा देखें तो वो क्या कह रहा है, इसमें कम से कम एक 90 डिग्री से अधिक कोण होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा 90 डिग्री से अधिक, देखो ये कोण 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है आपको, नहीं, 90 डिग्री वाला कोण कैसा रहता है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, दो रेखा जो रहेगी वो बिल्कुल दो रेखा तो कम से कम सीधी उसको चाहिए, ठीक है। इधर से भी सीधी चाहिए, इधर से सीधी, मतलब ऐसे सीधी नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल खड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो कोण दिख रहा है आपको, दिख रहा है 90 डिग्री से अधिक, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, पर ये वाला कोण तो हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका अवतल हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात उसने क्या कही कि आपकी जो विकिरण है उसका कुछ भाग कहाँ होना चाहिए, बाहर की तरह। अब देखो विकिरण हमें बनाना आता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, है ना। तो क्या हुआ, हम सबसे पहले उसके शीर्ष लेंगे, तो ए से हम देंगे, देखेंगे कि उसको आसन्न शीर्षों पर उसकी रेखाखंड नहीं बनेगी, क्योंकि वहां रेखाखंड बनी हुई है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ए से सी वो जाएगा नहीं, ए से बी जाएगा नहीं, बचा कौन सा पॉइंट, डी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए डी बन गया, ठीक है। अब चलेंगे हम बी पर, बी ए की तरफ जाएगा नहीं, बी डी की तरफ जाएगा नहीं, बचा कौन सा, बी सी, बन गया, ठीक है। अब डी को देखो, तो डी सी की तरफ नहीं जा रहा, डी बी की तरफ नहीं जा रहा, बचा कौन सा, ए, तो यहाँ पर हमने पहले ही बना रखी है, ठीक है। उसके बाद अब चलेंगे हम सी की तरफ, तो सी ए की तरफ जाएगा नहीं, सी डी की तरफ जाएगा नहीं, बचा कौन सा, बी, तो ये भी बनी हुई है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि आप पास में तो है, पास में नहीं, आसन्न शिशु जो उसके आजू बाजू वाले हैं, जो उसके पड़ोस वाले हैं, उन बिंदुओं को, उन शीर्ष को छोड़कर बाकी कहीं भी आप रेखाखंड बनाइए, है ना। ये पहले ही समझा दिया। अब देखो हमें क्या मिली, दो विकर्ण मिल गई, एक हो गई एडी, ठीक है, और एक हो गई अपनी बीसी, ठीक है। अब देखो एडी तो अंदर दिख रही है ना। अब बीसी की तरफ देखें तो देखो बी तो बीसी कहाँ चली गई, बाहर, मतलब ये क्या हुआ, अवतल बहुभुज हुआ, ठीक। अगर अपन इसको देखें, ये देखो ये बहुत आसान था, सरल सा था, दो विकर्ण बने। अब इसमें इतनी सारी विकर्ण बनेगी, देखो इससे देखो कैसे बनेगी। इसका नाम दिया हमने एम एन ओ क्यू आर। अब देखो क्या हुआ कि ये इधर अगर हम देखें, एम एम एन ओ, अच्छा पी लगाना है ना यहाँ, पी, और ये हो गया क्यू, और ये आर, है ना, मैं पी लगाना भूल गई, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, हमने एम को देखा, तो एम आर की तरफ जाएगा नहीं, एम एन की तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। तो एम किधर जाएगा, हम देख लेते हैं इसको, ये ओ की तरफ जाएगा, ठीक है। एम जाएगा किसकी तरफ, क्यू की, ठीक है, दो तरफ चला गया। अब देखो एन को देखो, तो एन ओ की तरफ नहीं जाएगा, एन एम की तरफ नहीं जाएगा, तो ये किसकी तरफ जाएगा, आई की तरफ, और एक और चला गया वो एन इसकी तरफ, किसकी तरफ, इसको भी दे देते हैं हम नाम एस, ठीक है। इसी तरीके से एम एस की तरफ जाएगा ना, देखो,
ठीक है, शीर्ष को जोड़ना है हमको, ठीक है। अब क्या हुआ, ओ की तरफ, तो ओ क्यू की तरफ नहीं जाएगा, ओ एन की तरफ नहीं जाएगा, किसी तरफ जाएगा, ओ एम की तरफ जाएगा, जो पहले ही चला गया है। अब बचा ओ एस, तो हमने ओ एस की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जाएंगे क्यू की तरफ, तो क्यू एस की तरफ नहीं जाएगा, क्यू इस ओ की तरफ नहीं जाएगा। बचा क्या इसके लिए बचा पी है, पी है ना, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। पी, तो पी किसकी तरफ गया, क्यू की तरफ, ठीक है। अब देखो, अब हमें जो शर्त चाहिए थी, आगे तो और भी इसमें विकर्ण बनेंगे, पर अगर हमें जो शर्त चाहिए थी वो क्या थी कि उसका कुछ भाग, कम से कम कुछ भाग आपको बाहरी होना चाहिए। तो ये देखो, ये बाहर है विकर्ण, ठीक है। मतलब जो क्यूपी है विकिरण, वो क्या है, बाहरी, इसका मतलब ये क्या है, कनकेव है, ठीक है। और उसके बाद एक और आपकी शर्त क्या थी कि आप उसमें एक आंतरिक कोण आपको चाहिए 90 डिग्री से अधिक अधिक। तो देखो यहाँ पे तो है ना 90 डिग्री से अधिक, एक है, ये दो है, ये वाला देखो तो ये तीन है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये वाले तो 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब अपने को एक कोण चाहिए था, पर हमें यहाँ तो मिल गए तीन, ठीक है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एक चाहिए था, मिल गया, ठीक है। अब क्या है, और ऐसा नहीं कि एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो हमें चाहिए। तो ये हो गए अवतल बहुभुज, ठीक है। अब समझेंगे हम क्या, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज मैंने आपसे क्या कहा था कि उसका कुछ भी हिस्सा अंदर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर इनको देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है क्या, इसके अंदर कुछ भी हिस्सा नहीं ना, ठीक है, कुछ भी अंदर नहीं गया। तो अब क्या हुआ, ये तो हमने सीधी भाषा में समझ लिया। अब अगर हम देखें कि एक बहुभुज जिसका सभी आंतरिक कोण 180 से कम हो, ठीक है, और उसमें विकर्ण का कोई भी भाग बाहरी ना हो। अब देखो, 180 से कम चाहिए हमें, ठीक है, उसमें चाहिए था 90 डिग्री से ज्यादा, इसमें चाहिए हमें 180 से कम। अब देखो कैसे, ये वाला अगर हम चित्र देखें, है ना, ये वाला देखो, पी क्यू आर एस, ठीक है, इसका कुछ भी भाग बाहरी है नहीं, है ना। अब देखो इसका अगर हम देखो, सबसे पहले हम विकर्ण बनाते हैं, है ना, तो क्या होगा, पी क्यू की तरफ नहीं जाएगा, पी एस की तरफ नहीं जाएगा, बचा क्या, पी गया आर की तरफ, ठीक है। अब क्यू को देते हैं, क्यू बोल रहा है कि मैं आर की तरफ नहीं जाऊंगा, क्यू बोल रहा है कि मैं पी की तरफ नहीं जाऊंगा, बचा क्या, एस, ठीक है। अब आर, आर ऐसी तरफ नहीं जाएगा, आर क्यू की तरफ नहीं जाएगा, बचा क्या, पी, जो हमने पहले ही बना दिया, ठीक है। और एस को देखो, तो एस आर की तरफ नहीं जाएगा, एस पी की तरफ नहीं जाएगा, बचा क्या, एस क्यू, तो हमने वो भी पहले बना दिया। अब देखो, दो विकिरण मिली हमें, दोनों में से कोई भी बाहर है क्या, नहीं, ठीक है। पहले ही उसकी जो शर्त थी वो तो हो गई पूरी। अब अगर हम देखें उसके कोण की बात करें, तो 180 से आपको कम चाहिए। अब देखो इसमें तो आपको सारे ही, अगर आप मापे भी नहीं तभी भी आपको दिख ही रहा है कि सीधी लाइन है बिल्कुल खड़ी हुई, तो क्या है, ये हो गई 90 डिग्री, ठीक है। तो 180 से ज्यादा नहीं है, मतलब ये क्या है, उत्तल बहुभुज, ठीक। अब देखो इसको देखो, अगर इसको भी देखें, हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया ए बी सी डी ई, और हमने दे दिया एफ। अब देखो आप इसमें देखो कि उनके विकिरण बाहर नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले फिर शुरू करेंगे ए से, तो ए बी की तरफ नहीं जाएगा, एफ की तरफ नहीं जाएगा, बचा क्या, ए सी, ए डी, ए, अब देखो बी की तरफ, बी सी की तरफ नहीं जाएगा, बी ए की तरफ नहीं जाएगा, तो बचा क्या, बी डी, बी ई, और ये बी, ठीक है। अब देखो सी की तरफ जाएंगे, सी डी की तरफ नहीं जाएगा, सी बी की तरफ नहीं जाएगा, तो बचा क्या, सी ई, सी एफ, है ना, और सी ए बना हुआ है। अब देखो डी की तरफ, डी ई की तरफ नहीं जाएगा, डी सी की तरफ नहीं जाएगा, तो बचा क्या, डी ए तो बना हुआ है, और डी एफ, तो ये डी एफ हम बना देते हैं, ठीक है, और डी बी भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे हम ई की तरफ, तो ई किसकी तरफ जाएगा, ई सी की तरफ जाएगा, ई बी की तरफ जाएगा, ई एफ की तरफ जाएगा, जो हमने जाने को बोल, मतलब पहले ही वो चले गए हैं, और ई डी ने उसका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप एफ को, तो एफ क्या है, एफ ई की तरफ नहीं जाएगा, एफ ए की तरफ नहीं जाएगा, और बाकी जगह जहां जा रहा है हम पहले से जा चुके हैं, एफ डी, एफ सी और एफ वी। अब बताइए कुछ भी भाग विकिरण का बाहर की तरफ गया क्या, नहीं, ठीक है, मतलब इसका बाहरी भाग नहीं होता है, तो जो कि नहीं है, ठीक है। इसमें सारे जो कोण है वो कम से कम 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखो
ये वाला 180 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री तो हमने बताया था कि आपको सीधा होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर ये सीधी लाइन है ना, तो ये क्या है, ये अगर एंगल देखें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब ये अगर ऐसी कोई लाइन जो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम, मतलब हमारी जो लाइन है वो कैसे भी जा सकती है पर ऐसे नहीं होगी, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगी, है ना, वो ऐसे हो जाएगी। पर देखो 180 से कम हुआ ना, क्योंकि अगर हम सीधी लाइन को देखें तो ये देखो, ये पूरा 180 होगा, इससे क्या हुआ, कम, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसमें समझ में आ गया कि ये इसमें जो सारे हैं वो क्या है, 180 से कम ही हमें दिख रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से आप इसका देख लेंगे, इसका नाम दे दो एक्स वाई जेड, चलो W X Y Z, ठीक है, हमने नाम दे दिए। अब इसी तरह इसको देखो तो ये एक विकर्ण यहाँ बन जाएगा, एक विकर्ण यहाँ बन जाएगा, इसके अलावा विकर्ण नहीं बनेगा, जो मैं अभी बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। और अगर इसके कोण देखें आप तो 180 से सारे ही कम दिख रहे हैं, देखो ये तो 90 से भी कम है, ये वाले सारे आपको दिखेंगे, ये वाला 90 से ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है, पर है क्या 180 से कम, ठीक है। मतलब ये सारे क्या हुए, उत्तल बहुभुज हुए, ठीक है। आ गया समझ, हमें आ गया समझ कि अवतल बहुभुज क्या हुआ और उत्तल बहुभुज क्या हुआ। देखो देखने से भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर कुछ हिस्सा अगर अंदर की तरफ गया ना तो वो हो जाएगा अवतल, और जो बाहर की तरफ गया वो उत्तल। और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता है तो कम से कम आप ये इसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अवतल में क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। और जो विकिरण होगा उसका कुछ भाग होगा बाहर, ठीक है। पर उत्तल बहुभुज में क्या होगा कि जो उसका विकिरण है उसका कुछ भी भाग बाहर नहीं होगा, और जो उसका कोण है, आंतरिक कोण, वो 180 से कम होगा, सभी, इसमें सभी कोण जो आंतरिक कोण होंगे वो 180 से कम होंगे, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब हम बहुभुज का वर्गीकरण एक बार और करेंगे, वो क्या है, नियमितता के आधार पर, ठीक है। अभी तक हमने दो समझे, क्या समझे, एक तो भुजाओं और शीर्ष के आधार पर, और दूसरा हमने क्या समझा, उसके आकार के आधार पर। अब हम समझेंगे उसकी नियमितता के आधार पर। तो नियमितता के आधार पर वो क्या कह रहा है कि हमने बहुभुज को दो प्रकार से वर्गित कर दिया, कैसा, एक तो समबाहुभुज और एक हुआ विषम बहुभुज। अब क्या करेंगे, सम मतलब नाम से ही लग रहा है जो एक समान हो, ठीक है। अब वो क्या एक समान होगा वो अभी समझते हैं। और विषम जो एक समान नहीं हो, ठीक है, नाम से हमें इतना समझ आया। अब देखिए अब क्या होगा, समबाहुभुज क्या कहता है कि जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण का माप एक समान हो वो क्या कहलाएंगे, समबाहुभुज। मतलब उसकी भुजाएं भी उसको समान चाहिए और उसके कोण भी उसको समान चाहिए, तो तभी वो कहलाएंगे। अगर आपने मान लिया कि सारी भुजाएं तो एक समान है पर उसके सारे कोण एक समान नहीं है तो वो समबाहुभुज नहीं होगा। पर अगर उसके सारे कोण अगर एक समान हुए और भुजाएं एक समान नहीं हुई तो भी वो समबाहुभुज नहीं होगा। मतलब दोनों चाहिए उसको, भुजा भी उसको एक समान चाहिए और कोण भी उसको क्या चाहिए, एक समान चाहिए। अब वो कैसे, देखो अगर हमने उदाहरण लिया वर्ग का, है ना, अब देखो इसके आपको देखने में ही लग रहा है कि जो सारी भुजाएं हैं वो क्या दिख रही है हमें, बराबर दिख रही है बराबर, देखो दिख रही ना बराबर। अब इसके कोण देखो आप, तो देखो सीधी सीधी लाइन है, ये कोण है इसके 90 डिग्री। किसी भी वर्ग का अगर आप देखेंगे ना तो उसकी भुजाएं भी बराबर होती है, उसके जो कोण होते हैं ना वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है, पिछले हमने छोटी कक्षा में ये सब पढ़ रखा। पर वो होगा क्या, वो होगा समबाहुभुज। चलिए अब ये तो वर्ग था, अब ये है षटभुज। अब इसमें देखिए आपको दिखने से ही लग रहा है कि सारी भुजाएं क्या है, एक समान दिख रही है। अगर आप नहीं समझ आए तो आप माप भी सकते हैं, आपको एक्सरसाइज में ऐसा भी आएगा कि आप इसका माप कीजिए, है ना। तो आप क्या लेंगे, अपनी स्केल लेकर आप उसको माप लेंगे और फिर देख लेंगे कि हाँ सारी बराबर है या नहीं, ठीक है। पर यहाँ तो हमें देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है, बराबर है। और अगर आप इसके एंगल देखें तो एंगल भी क्या है, इसके दिखने से ही पता चल रहे हैं कि ये क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये समबाहुभुज है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं इसको, त्रिभुज को। हमने चतुर्भुज देख लिया, हमने षटभुज देख लिया, अब हम किसको देख रहे हैं, त्रिभुज को, ठीक है। तो त्रिभुज क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो मेरी तीनों भुजाएं हैं वो इसमें क्या है, एक समान है। और
जो इसके कोण है वो भी क्या है, एक समान आपको दिख रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, समबाहुभुज हुआ। ठीक है। अब समझते हैं हम विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या कहता है कि जिसकी भुजाएं और कोण का माप बराबर नहीं होता। जैसे अगर आपको देखो ये वाली साइड है ना, इसको देखो हमने आयत लिया, तो इसमें क्या होता है, ये वाली और सामने सामने जो अपोजिट साइड होती है ना, ठीक है, तो वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वाली और ये वाली बराबर हुई, और ये वाली और ये वाली बराबर हुई, पर क्या चारों बराबर हुई, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों भुजाएं बराबर नहीं है। अब देखो इसमें कोण सारे बराबर दिख रहे हैं आपको, 90 डिग्री के दिख रहे हैं, है ना, 90 डिग्री के दिख रहे हैं हमें, पर आप कहाँ अटक गए कि उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, विषम बहुभुज हुआ। ठीक। अब अगर इसको देखें हम पंचभुज को, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों हमें क्या भुजा दिख रही है, एक समान। उसको बाद देखो तो ये वाली और ये वाली हमें दिख रही है एक समान, पर क्या हुआ, ये पांचों बराबर हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विषम बहुभुज हुआ। और अगर इसके हम कोण देखें तो कोण हमें लगभग बराबर दिख रहे हैं, है ना, ठीक है, पर हम कहाँ अटक गए, हम देखें ना, दिखने में ही जो पता चल रहा है, फिर हमें क्या आगे अगर हम देखेंगे या हमारे किताबों में देखें तो हमें एक जो क्या मिलता है, जो एक्सरसाइज मिलती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये सब मापने को दे देते हैं। ठीक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें दिखने में ही पता चल रहा है कि वो मतलब क्या है, इसकी जो भुजाएं हैं वो एक समान नहीं है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, चतुर्भुज की तरफ। तो ये वाला चतुर्भुज क्या कह रहा है कि आपको चारों ही लाइन, आपको देख लीजिए, बराबर नहीं दिख रही है, चारों रेखाएं जो चारों उसकी भुजाएं हैं वो बराबर नहीं दिख रही है। अब कोण की बात करें तो दिखने में कैसा लग रहा है कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, पर क्या भुजाएं एक समान है, या फिर जो चारों कोण हैं क्या वो एक समान है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, विषम बहुभुज हुआ। सम बहुभुज कहता है कि उसके सारे कोण, ठीक है, सारे ही कोण सारे बराबर होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, जो सारी उसकी जो क्या होगी, आप कहेंगे कि भुजाएं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, सारी भुजाएं क्या होंगी, उनका जो माप होगा वो बराबर होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ आइए, चल आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो है बहुभुज का कोण युग योग गुणधर्म। ठीक है, अब ये क्या कहता है, सबसे पहले एक बात बताइए, आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप त्रिभुज देखें, ठीक है, क्या देखेंगे, अगर आप त्रिभुज देखेंगे, देखिए ये, अब त्रिभुज क्या कहता है कि मेरे जो तीनों कोण हैं उनका जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम देख लें 1 2 3, तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ आया। अभी ये तो हमें क्या है, हमें याद है। अब हमको किसका पढ़ना है, हमें पढ़ना है बहुभुज का। ये हमने क्यों बताया, क्योंकि अभी क्या होगा, इसका हम किससे जोड़ेंगे, इसको हम इसका उपयोग करेंगे बहुभुज का कोण योगदान में। चलिए अब समझते हैं क्या बोल रहा है वो। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है, क्या होता है, बहुभुज के कोण के योग के अनुसार अगर आपको उसकी भुजाओं की संख्या भी ज्ञात करनी हो तो आप इससे इस जो आपको फॉर्मूला दिया है इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे कि कोण युग गुण के अनुसार बहुभुज के जो सभी आंतरिक कोण हैं उसका योग क्या होगा, n-2 इंटू 180। ठीक है, क्या होगा, n-2 इंटू 180, जहां पर n क्या है, बहुभुज की भुजाएं हैं। मतलब बहुभुज आपको अगर 3 भुजा दे दी, 4 भुजा दे दी, आपको 5 दे दी, 7 दे दी, 10 दे दी, आपको क्या करना है, बस उसमें भुजा की संख्या को रखना है, -2 करना है, आपको क्या करना है, n-2 गुणा हम देख लें 180। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इसमें जो भुजा की संख्या, अब देखो यहाँ पे उन्होंने चतुर्भुज का दे रखा है ना, तो चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180, ठीक है, बराबर हो गया 360। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आंतरिक कोणों का योग हो गया, है ना। अभी अगर आप यहाँ पे आपको और भी दे दें, जैसे आपको 5 दे दे, 10 दे दे, तो आप क्या करें, सिर्फ अपनी भुजाओं को, उसकी जो भुजाएं हैं उसकी संख्या वहां रख दें, -2 कर दे और 180 से उसका गुणा कर दे, तो आपके जो उसके आंतरिक कोण का जो पूरा योग है वो आ जाएगा। ठीक है, पर अब इसका प्रमाण हम देख लेते हैं। अब क्या होता है, त्रिभुज का कोण योग हमने समझ लिया है, ठीक है, समझ लिया, क्या बोलता है वो
कि तीनों कोणों का जो माप है वो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या है, एक चतुर्भुज है ABCD। अभी देखो ये बना देते हैं अपन यहाँ पे, एक चतुर्भुज है, क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। अब इसमें क्या हुआ, एक बिंदु मान लिया हमने P। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर अगर इसको हम ऐसे जोड़ दें, है ना, इस बिंदु से, तो हमें क्या मिल जाएंगे, त्रिभुज। कितने त्रिभुज मिले, देखिए गिनिए, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज मिले। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इस गुणधर्म में, और हम निकालेंगे बहुभुज के गुणधर्म, बहुभुज का क्या निकालेंगे हम, उसके का जो आंतरिक कोण है उसका मान निकालेंगे। अब देखिए कैसे, क्या हुआ कि आपने इस तरीके से, हमने एक चित्र बना लिया। ठीक है, किसका बनाया हमने, ये चतुर्भुज का। ठीक है, इसका नाम दे दिया ABCD, है ना। अब देखो क्या हुआ, हमने त्रिभुज के कोण युग्धर्म को यहाँ पे क्या लगाया, अप्लाई कर दिया, है ना। देखो पहले हमें बताओ कि कितने त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4 बन गए। ठीक है, ये देखो, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, और ये बन गया हमारे पास 4। ठीक है, बन गए। अब देखो, अब क्या होगा कि अगर आप बहुभुज का कोण युग्धर्म अगर देखें, तो ये कहेगा, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज के नाम लिख देंगे। त्रिभुज का नाम लिख दिया हमने APB। ठीक है, उसके बाद लिख दिया हमने APB हो गया। ठीक है, APB हो गया। उसके बाद हम देखो APBPC। ठीक है, आप खुद से करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ऐसे ऐसे देखने देखने से नहीं होता। कॉपी पेन, मैथ्स में तो कॉपी पेन उठानी ही पड़ती है। ठीक है, तो अभी आप वीडियो देख भी रहे हो और आपके पास कॉपी नहीं है, तो पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद फिर उसको रिज्यूम कीजिए जब आपके पास कॉपी आ जाए। ठीक है, आप ले लें कॉपी। ठीक है, और क्या करें, फिर आप वापस से इस तरीके से आपने बनाया त्रिभुज। ठीक है, तो वो हो गया CPD। क्या हो गया, CPD। उसके बाद आपका अगला त्रिभुज क्या बना, अगला त्रिभुज बन गया आपका APD। क्या बन गया, AP और D। ठीक है, ये त्रिभुज बन गए। अब क्या करेंगे, इसके अनुसार आप त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार आप इसका योग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने इसका देखा, है ना, तो अगर एक का समझ आया ना, तो बाकी आप खुद से ही कर लेंगे। देखिए APB आपने देखा, APB। अब इसमें कौन कौन सा एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x, है ना। देखो एंगल हमने लिख दिया, कोण x प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको एंगल x क्या मिल जाएगा, एंगल x मिल जाएगा आपको 180 डिग्री। ये प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस कोण 2, और ये प्लस में इधर जाके हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा माइनस एंगल 3। ठीक है, अभी देखो, अब हम निकालेंगे किसका, ये हम नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। तो यहाँ लिखने में अच्छा रहेगा, 1, है ना। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल BPC। BPC, तो इसमें क्या निकलेंगे, इसमें लिखा हमने कोण y प्लस कोण 5 प्लस कोण 4, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल y, ये यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये x है ना। एंगल y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 4। ठीक है, इसी तरीके से हम चलेंगे किसकी तरफ, CPD। कहाँ है अपना CPD, CPD। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल Z प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल Z बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल 6 माइनस एंगल 7। ऐसे ही हम चौथे का भी हमारा डायरेक्ट अगर हम लिख दें कि एंगल W, है ना, तो एंगल W बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 8। ठीक है, मिल गया। ठीक है, अभी क्या मिल गई, हम इनको हमारी सबकी एंगल की वैल्यू मिल गई, एंगल x की मिल गई, y की मिल गई, z की मिल गई और w की मिल गई। अब क्या करेंगे हम इनका योग, देखिए कैसे, क्या करा, अब हमने बहुभुज के कोण युग्धर्म के अनुसार चतुर्भुज का हमें कितना मिलता है, 360। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने किया एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w बराबर आपको मिल गया 360। ठीक है, अब क्या हुआ, एंगल x क्या हुआ, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3।
ठीक है, एंगल 3। ठीक है, y कितना हुआ 180 डिग्री माइनस, देखो आप y यहाँ पर देखो, ये -4 -5 है ना, इसमें से देख देख के नहीं करना है अपने को, आप खुद से करो, है ना। तो ये हो जाएगा -4 -5। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे समझाऊंगी तो इतना समझ में नहीं आएगा, आप खुद से करो ना। देखो यहाँ दिख रहा है एंगल 4 एंगल 5, अब एंगल z क्या हो गया 180 डिग्री माइनस -6 माइनस एंगल 7 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल कितना हो गया आपका, हो गया -1 और -8, है ना, एंगल 1 माइनस एंगल 8। ठीक है, बराबर कितना मिल गया आपको 360। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो कि 180 को सब एक तरफ कर लो, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितने हो गए 4 है ना, तो ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, देखो 16 16 है ना, 720 है ना, 720 हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने ये सारे एंगल किस में है, माइनस में, हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया। देखो सारे एंगल माइनस में है तो हमने माइनस ले लिया कॉमन। अब क्या करेंगे हम, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, हम नंबर वाइज लिख देते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, हम एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब क्या हुआ, देखो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमको कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए। ठीक, अब इधर देखो, तो एंगल 3 और एंगल 4 को हम प्लस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, एंगल बी। ठीक है, देखो एंगल बी। उसके बाद देखो एंगल 5 और एंगल 6 को हम प्लस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है ये 5, ठीक से बना देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल सी। अब बताओ आप खुद से कि एंगल 7 और 8 अगर हम योग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एंगल डी। ठीक है, इस बराबर 360 माइनस 720, क्यों, ये प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया, और ये पूरी चीज तो माइनस में है ही, है ना, ब्रैकेट नहीं लगा, हटाते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 360 में से 720 गया तो क्या मिला आपको 360। अब माइनस और माइनस इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए था कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमें चाहिए था, 360 हमें मिल चुका है। इसका मतलब हमने क्या करा कि ये जो योग गुणधर्म है इसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, इसको सिद्ध ही करना था। ये क्या हुआ, आंतरिक कोणों का जो योग है वो पूर्णतः सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। अब क्या पढ़ेंगे हम, बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, आंतरिक कोणों का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाह्य कोणों का, मतलब जो बाहर के कोण है। अब देखो जैसे अगर आपने इस तरीके से बना दिया है ना, आपने बनाया ऐसे कोई पंचभुज बनाया, ठीक है, अब क्या हुआ, इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी डी और ई, है ना। अब क्या हुआ, आपने हर भुजा को उसकी जो दिशा है उससे आगे बढ़ा दिया। देखो ये इस दिशा में जा रही है, आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, ये बी सी इधर जा रही है तो हमने इसको इधर बढ़ा दिया, डी को इधर बढ़ा दिया, सी डी को, और डी ई को हमने इधर बढ़ा दिया, और ई ए को हमने किधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। अब आपको ये जो कोण मिल रहे हैं बाहर की तरफ है, ठीक है, ये कौन से कोण है, बाहर की तरफ। ठीक है, और जो इधर जो है ये क्या है, अंदर के कोण है, ये वाले है ना, ये वाले अंदर की तरफ है अंदर की तरफ, है ना। मतलब जो उसका जो बहुभुज बना हुआ है उसके अंदर की तरफ वाले आंतरिक कोण, जो बाहर है वो कौन से हो गए, बाह्य कोण। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि अगर हम माप करें एंगल 1 का, एंगल 2 का, एंगल 3 का और एंगल 4 और एंगल 5 का, तो हमें मिलना चाहिए क्या, 360 डिग्री। ये क्या है, इसका एक हम समझ लेते हैं, इसका गुणधर्म है ना, कि किसी भी बहुभुज के जो बाहरी कोण है उसका माप कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, आंतरिक क्या होगा 360, इधर भी हो गया 360। अब देखिए, अब इसको करेंगे हम सॉल्व। ठीक है,
इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ हल कर देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक आकृति है जिसका माप आपको x का ज्ञात करना है। देखो ये बाहर एक कोण है सारे, है ना। अब इसको हम नाम दे देते हैं। हम दे देते हैं इसको एंगल ये x दिया हुआ है ना, चलो एंगल 1 नाम ऐसे देते हैं इसको, हम लिख देते हैं a, ये b, ये c और ये d। देखो अगर हम लिख दें एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d, ठीक है। अब यहाँ सामने हमें लिख देते हैं m, है ना, बाहर कोण है ना। अब बराबर हम लिख देते हैं 360, ठीक है। अब देखो एंगल a कितना है आपके पास 110, एंगल b कितना है x, एंगल c कितना है 90 डिग्री, है ना। सारी इसकी जो मान है वो रख देते हैं, और एंगल d है अपने पास 50 डिग्री। अब देखो 360, अब आप कर दो इनका योग, x बराबर हो जाएगा 360। अब देखो 110 और 90 कितना हो गया 200, ठीक है, और 50 कितना हो गया 250, तो ये हो गया 250 प्लस, ठीक। अब x बराबर आप क्या करेंगे 360 डिग्री, ये प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस 250, ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री, ठीक है। हमें क्या चाहिए था x का माप ही चाहिए था, ठीक है। कर लिया हमने सॉल्व, ठीक है। अभी ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप कर लेंगे ना हल बिल्कुल आराम से, है ना। क्या करना है आपको, सारे कोणों का योग हमको कर देना है इसका 360, ठीक है। चलिए अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको याद करनी है जिसका हर कोण बाहर का कितना है 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखो सॉल्व, है ना। अब क्या करेंगे, आपको पता है, हम जानते हैं, ऐसा लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुभुज के बाहरी कोण का, है ना, बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। हो गया 360। अब क्या हुआ कि इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो कोण है, ठीक है, हमने कितने कोण है इसमें यहाँ पे n मान लिए, है ना। अब n कोण मान लिए हमने और इसको कर दिया हमने 45 डिग्री बाय 360, तो ठीक है, क्या हो जाएगा ये n बराबर 360 माइनस, ठीक है, क्या ये क्या है गुणा में, इधर हो जाएगा विभाजन में, तो ये हो जाएगा 45। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपने जैसे ही विभाजन किया तो आपको मिल गया क्या 8, ठीक है। इसका मतलब आपके जो कोण इसकी जो समबाहुभुज है उसकी भुजाएं कितनी हैं 8। अतः हमें क्या मिल गया, भुजाओं की संख्या, ऐसे लिखना पूरा आप अच्छे से, तो क्या होता है कि मतलब मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, है ना। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 8, आपको समबाहुभुज है और उसकी भुजाएं कितनी है 8, ठीक है। अभी हमने इतने आसानी से सॉल्व कर लिया क्योंकि समबाहुभुज है ना, तो सम मतलब उसके जो सारे कोण हैं वो क्या थे बराबर, और जो उसकी भुजाएं थी वो भी एक जैसी थी, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो उसकी भुजा थी उसकी संख्या हमने मान ली n और उससे गुणा कर दिया हमने इसका किसका